नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपका जो विज्ञान का मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने हिंदी का इंग्लिश का पेपर ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको जो भी पेपर बताए जा रहे हैं उनकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको हमारे ऐप एजुकेशन लाइन पे वो मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मॉडल पेपर, प्रश्न बैंक, टेस्ट सीरीज़ सब कुछ वहाँ पे फ्री में अवेलेबल कराया गया है। तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं का विज्ञान का जो पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। साथियों इस बार आपकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें हूबहू इसी प्रकार के पेपर के प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए आप जितने भी पेपर आपको बताए गए हैं बोर्ड ने वो आप अच्छे से उनको ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि आपको बतानी है। आधुनिक का मतलब क्या हो गया कि वर्तमान, ठीक है। आधुनिक का मतलब हो गया वर्तमान। अब वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि ड्रिप पद्धति है, ड्रिप तंत्र जो है इस प्रकार से आपने देखा होगा पेड़ों के जो पौधे अपन लगाते हैं खेतों में वहाँ पे ड्रिप है, यहाँ जहाँ जहाँ पौधे हैं वहाँ पे क्या होगा उनकी जड़ों में पानी जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की पद्धति चल रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर होगा। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं वो भी 8वीं बोर्ड में अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं, 80 में से 80 अंक लाने हैं, और जो टेबलेट योजना है जो कि टेबलेट दी जाती है गवर्नमेंट की ओर से मेरिट छात्रों को जिनकी 90+% बनती है उनमें आप शामिल हो, ये हम आशा करते हैं। बस आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी, जो चीज़ें बताई जा रही है उनको पढ़ना है। अब देखिए अगला प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं। तो साथियों वह कहलाएंगे हमारे वनस्पति जात। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको टिक कर लेना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि कीड़े जो होते हैं वो लग जाते हैं अनाज में, तो उनसे बचाने के लिए नीम की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है। तो साथियों घरों में लकड़ी, कोयला, केरोसिन और एलपीजी। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा मात्रा में एलपीजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ये प्रश्न आपका 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो ध्यान रखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कि पिछली बोर्ड परीक्षा में आए और फिर से अगली बोर्ड परीक्षा में शामिल हो जाते हैं, इसलिए आपको सभी को पढ़ना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिटुमिन। बिटुमिन जो है वो एक प्रकार का कोलतार होता है जो कि क्या काम आता है, सड़कें बनाने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसी भूकंप की शक्ति का परिमाण को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो साथियों भूकंप का जो मापन है वो रिएक्टर पैमाने पे किया जाता है। इस प्रकार से मान लीजिए इसमें एक जीरो से लेके और मैक्सिमम 9 अंक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीव्रता की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से होता है। उस स्केल पे मापा जाता है कि भूकंप की जो तीव्रता थी वो कितनी थी, उसके हिसाब से उसका वो कैलकुलेशन लगाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब होता है वो बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो आप टिक कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो वाहन होते हैं, ठीक है, वाहन में पीछे की ओर देखने के लिए एक दर्पण का उपयोग करते हैं अपन, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा ये गाड़ी है मान लीजिए और यहाँ पे एक शीशा लगता है जो कि पीछे की चीज़ों को देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उसका नाम क्या है, वो कौन सा दर्पण उपयोग में लेते हैं, ठीक है। ये कमेंट करके आप बताएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला हम बात करते हैं, नेत्र का वह भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो साथियों इसको बोला जाता है परितारिका या फिर आपको आइरिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं जिनको यहाँ पे लिख के इंक्लूड किया गया है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि विषाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ये आपको समझाना होगा।
तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, और पीडीएफ फाइल जो आपको दी गई है ऐप पे, वहाँ पे भी आपको ऐसे कैसे लिखी हुई मिल जाएंगी, जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए विषाणु निर्जीव और जीवित के बीच होते हैं, जबकि सूक्ष्मजीव पूर्णतः जीवित होते हैं। विषाणु प्रजनन और ऊर्जा उत्पादन के लिए मेज़बान पर निर्भर होते हैं, जबकि सूक्ष्मजीवी है वो स्वतंत्र रूप से ये सब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक दो एग्जाम्पल आपको देने थे, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। बाकी आपने क्या याद कर रखा है वो भी अच्छा ही होगा, तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, ये आपसे पूछ रहा है कि ईंधन के बढ़ते प्रयोग से पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ईंधन के बढ़ते उपयोग से वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होता है। तेल रिसाव और खनन से जल प्रदूषण और वनों का विनाश होता है। इससे पर्यावरण असंतुलित होता है और मानव स्वास्थ्य पर श्वसन और हृदय रोग जैसी बीमारियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, जो हम ईंधन का उपयोग करते हैं उससे हमें क्या हानिकारक नुकसान हो सकते हैं, क्या हानिकारक संभावनाएं होती है, ये यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि परखनली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो आजकल ये चल रही है ट्रेंड। ठीक है, देखिए परखनली शिशु के जन्म के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आईवीएफ बोलते हैं, तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर प्रयोगशाला में मिलाया जाता है। निषेचन के बाद विकसित भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे गर्भधारण होता है। तो ये प्रोसेस होता है जिसको अपन परखनली शिशु के नाम से जाना जाता है। साथ ही आपको कमेंट करना है कि परखनीलु शिशु जो है वो सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो है इसका प्रयोग है वो कब हुआ था, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कब इसका एक आपने नाम सुना होगा डोली नाम से, सबसे पहला जो बच्चा था या कोई भी था उसका नाम आपको बताना है, साथ ही बताना है कि कौन से सन में ये स्टार्ट हुई थी। आगे देखिए यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान और निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो साथ ही इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान व निदान के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि अल्ट्रासाउंड के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये उपकरण उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग कर शरीर के आंतरिक अंगों की छवि प्राप्त करते हैं, जिससे गर्भावस्था के अंगों की स्थिति बीमारियों का निदान किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड का मतलब जिसको अपन आपको सिंपल भाषा में बताओ, जिसको अपन सोनोग्राफी बोलते हैं। आपने सुना है सोनोग्राफी, ठीक है। सोनोग्राफी को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि आपके पेट में कुछ गड़बड़ है, बच्चा है, यानी कि कोई भी महिला जो है उसके पेट में बच्चा है तो उसकी सोनोग्राफी की जाती है कि बच्चे की स्थिति देखने के लिए। तो ये चीज़ें सारी किस में आती है, हमारी तरंगों के रूप में काम में होती है ये, ठीक है। ध्वनि के उपकरणों के माध्यम में होती है ये, ठीक है। तो ये हमें करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 13 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पे आपको कॉलम ए और कॉलम ब, स्तंभ ए स्तंभ ब को मिलान करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है। देखिए यहाँ पे पूछा है हैजा। हैजा दोस्तों वह जीवाणु के द्वारा होता है, तो यहाँ पे इसको अपन इससे कनेक्ट करेंगे। प्रतिजैविक के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक प्रकार का प्रतिजैवी है। कवक कवक की बात करें तो गेहूं की रस्ट से जो होता है वो एक प्रकार का कवक होता है। पोलियो जो है वो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। तो इस प्रकार से इसको कनेक्ट किया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ फाइल आपको ऐप में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज़रूर ले लेना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साथियों, बीच में आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों को ज़रूर सेंड कर देना। यहाँ पे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, तीव्र दहन व स्वतः दहन में आपको अंतर लिखना है। कि एक तो तीव्र दहन बहुत तेज़ी से कोई चीज़ जल रही है, और एक होता है स्वतः दहन, उन दोनों में अंतर बताना है। तो देखिए तीव्र दहन और स्वतः दहन दोनों ही दहन के प्रकार हैं, मतलब जलने के प्रकार है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। जैसे कि तीव्र दहन एक बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है और ये तेज़ी से होता है, जबकि स्वतः दहन बिना किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत के होता है और ये धीरे धीरे शुरू होता है। तो यहाँ पे एक दो चीज़ आपको बतानी है, समझानी है बस। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है 15 नंबर का प्रश्न, इसको मैंने ब्लैंक छोड़ा है ताकि आप भी इसको भर के ट्राई कर सकें। देखिए यहाँ पे आपको ऊपर कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दे दिए हैं जो इनमें भरना है हमें ऑलरेडी। अब हमें छांट के यहाँ पे भरना होगा कौन सा कहाँ पे भरना है। तो साथियों यहाँ पे देखिए मिट्टी को उलटने पुलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है। तो साथियों उसको बोला जाता है, ये देखिए यह लिखा गया आपका जुताई, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जुताई।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अवांछनीय एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें कहते हैं, तो यहाँ पे आपको सेकंड मिल रहा है खरपतवार। तो जो बिना उगाए उगाते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, ये पे आएगा खरपतवार। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना होगा। देखिए, क्षतिग्रस्त बीज जो है वो जल की सतह पर क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तैरने लगते हैं। लास्ट यहाँ पे दानों को भूसे से अलग करना है, वो क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा हमारा थ्रेसिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, थ्रेसिंग। लास्ट वाला आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में आपको लिखना है। तो देखिए, यौन आराम में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं, यानी कि जब हम युवा अवस्था में होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, हमारी आयु है वो 12 साल से ऊपर होना स्टार्ट होती है, तो हमारे जो शरीर है उसमें कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि पुरुषों की बात करें तो उनमें दाढ़ी मूंछ का आना हो जाता है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो हार्मोन बदलते हैं, जिससे कि पीरियड्स का आना, वृक्कस्थल का बड़ा होना और आपकी आवाज़ का, ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो पहला है इसमें आप क्या भरेंगे, हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स के कारण क्या होता है, ये चीज़ें जो परिवर्तन देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो साथियों, ये होता है हमारा एड्रेनालाइन हार्मोन। ठीक है, तनाव जो होता है यानी कि स्ट्रेस हमें हो जाता है, ठीक है, उसको किस हार्मोन के द्वारा जो है कार्य किया जाता है, वो एड्रेनालाइन हार्मोन आपका होगा। अब देखिए, एड्स रोग वायरस का पूरा नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, HIV बताया है, आपको इसका पूरा नाम याद करना है और साथ ही साथ कमेंट भी करना है। HIV का पूरा फुल फॉर्म बताना है, ह्यूमनो एविडो वायरस जो होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिख के कमेंट करना है साथियों। ठीक है, जिसको भी आता है, जैसा भी आता है, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, गाल्टर रोग किस ग्रंथि से संबंधित है। तो दोस्तों, ये जो रोग होता है हमारी थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड रहता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है थायराइड ग्रंथि। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, सत्य असत्य। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टिक कर दिए हैं, तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, दारू तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब नहीं लगाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए क्या कह रहा है, दारू तथा गैस, मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई डिब्बा है इस प्रकार से, ठीक है, अब इसमें अपन ने कोई गैस इसमें रख दिया है, तो गैस इसमें रखेंगे तो वो क्या कह रहा है, दीवारों पर दाब नहीं लगाते, वो दीवारों पे दाब नहीं लगाएंगे, वो कहाँ पे दाब लगाएंगे, इसके जो ऊपर वाला मुंह है, यहाँ पे ढक्कन होगा, वो इसकी तरफ ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे निकलना है बाहर। गैस जो भी होती है वो बहुत जल्दी फैल जाती है, निकल जाती है, इसलिए वो दीवारों पे फोकस ना डाल के यहाँ पे लगाती है। तो ये बात सही है। दरों की बात करें, पानी जो होता है वो भी ज़्यादा दबाव नहीं लगाते, हालांकि दबाव होता है कुछ मात्रा में, उसकी कितनी मात्रा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, बल का परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। तो ये बात गलत है, बल का परिणाम तथा दिशा दोनों नहीं होते हैं। देखिए, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, तो ये बात भी हमारी गलत हो जाएगी। एक आवेशित वस्तु है वो अनावेशित को आकर्षित नहीं करेगी। देखिए, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में नहीं ला सकता, यानी कि किसी बल जो है वो किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में नहीं ला सकता। यानी कि मान लीजिए कि कोई चीज़ यहाँ पे है, अब इसके ऊपर बल लगाया जाता है, बल का मतलब क्या हो गया, दबाव अपन कह सकते हैं उसके ऊपर, अगर दबाव लगाते हैं तो ये गति में नहीं ला सकता, जबकि ला सकता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ रखी है, अपन इसमें दबाव लगाएंगे तो ये आगे खिसकेगी, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं खिसकेगी, तो ये बात हमारी सत्य हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य है, इसके कोई दो कारण आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। आप पढ़ेंगे कि वनोन्मूलन का जो तात्पर्य है वो जंगलों या वनों को काटकर या नष्ट करके भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना है, जैसे कृषि कार्य के लिए, उद्योग के लिए या फिर शहरीकरण। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, शहरीकरण। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेना भाई, ठीक है। और यहाँ पे दो बातें इसमें पूछी गई है। तो पहली बात यहाँ पे क्या होगी कि कृषि भूमि की आवश्यकता खेती के लिए नई ज़मीन तैयार करने हेतु वनों को काटा जाता है। ठीक है, यानी कि खेती करने के लिए वनों को काट दिया जाता है ताकि फसल उत्पादन किया जा सके। सेकंड जो है, शहरीकरण और औद्योगिकरण, यानी कि शहरों का विस्तार और उद्योगों की स्थापना के लिए वनों को नष्ट किया जाता है। तो ये वनोन्मूलन में 2 पॉइंट पूछे गए थे, दोनों का आंसर होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है कि घर्षण हमारा मित्र व शत्रु दोनों है, इस कथन का उदाहरण द्वारा विश्लेषण आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर आपको लिखा हुआ मिल जाता है। घर्षण हमारा मित्र और शत्रु दोनों है, यह चलने, दौड़ने, वाहन रोकने और चीज़ों को पकड़ने में मदद करता है, लेकिन अधिक घर्षण से ऊर्जा की हानि, मशीनों का घिसाव और गतिशीलता में बाधा होती है, इसलिए घर्षण को संतुलित रखना आवश्यक है।
अब यहाँ पे दोनों चीज़ बता दी आपको कि मित्र कैसे है कि अपन चलते हैं, पृथ्वी पे भी चल रहे हैं, अपन कहीं पे भी चलते हैं तो घर्षण आवश्यक है। अगर घर्षण नहीं होगा, फ्रिक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो दोस्तों, फ्रिक्शन अगर हमारा ये जो है वो अगर जीरो हो जाता है तो हम कहीं भी सतह पर रुक नहीं पाएंगे, फिसलेंगे, रुक नहीं पाएंगे। इसलिए इसका कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। इसलिए ये हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है, ठीक है। यानी कि शत्रु कैसा है, जो मशीनें होती है, मशीनों में यहाँ पे बताया गया कि ऊर्जा की हानि होती है और मशीनों का घिसाव, अधिक गतिशीलता में बाधा होती है। हम मशीन को हमें फास्ट चलाना है लेकिन घर्षण उसको रोकता है, क्योंकि घर्षण का काम ही क्या है, रोकना होता है। तो ये हमारे लिए लाभदायक भी है और नुकसानदेही भी है। मशीनी रूप में देखें तो नुकसान है और हमारे व्यक्तिगत रूप से देखें मानव के हिसाब से तो ये अच्छा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, एक दोलन 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है, इसकी आवर्ती तथा आवर्तकाल हमें याद करना है। ये प्रश्न आपका न्यूमेरिकल है जो कि आपको स्वयं करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भूकंप आने के कारण क्या क्या है, यानी कि भूकंप आया है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है, भूकंप से स्वयं से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। जो भूकंप है वो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल है। यानी कि हमारी धरती जो है, पृथ्वी हमारी है, उसके नीचे प्लेटें हैं, एक प्रकार की चट्टानें अपन उसको कह सकते हैं। वो ज्वालामुखी है, विस्फोट है, खनन है या मानव निर्मित गतिविधियों के कारण आता है। तो ये कारण आपको लिखने हैं। इसे बचाव के लिए मजबूत फर्नीचर के नीचे छिपे, यानी कि मान लीजिए भूकंप आ गया, अब हमें कि बचाव कैसे करना है, तो उस समय हमें क्या करना है, मजबूत फर्नीचर के नीचे हमें छिपना है। दीवारों और खिड़कियों से हमें दूर रहना है, क्योंकि दीवार गिर गई तो अपने ऊपर आएगी तो हम नुकसान हो सकता है। खुले स्थान में जाना चाहिए। आपातकालीन किट तैयार रखें। परिवार के साथ योजना बनाएं, यानी कि भविष्य में अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे भूकंप बार बार आते हैं तो हमें योजनाएं बना के रखनी पड़ेगी। और भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहे, शांत रहना और सावधानी बरतना जरूरी है। तो ये चीज़ें हमें फॉलो करनी होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 22 नंबर का प्रश्न, आपतन कोण यहाँ पे दिया गया है, परावर्तन कोण आपको दिया गया है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोस्तों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आप याद कर लेना, ये भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। यदि यहाँ पे कोण दिया गया है 40 डिग्री है तो परावर्तन के नियमानुसार एल आर का मान क्या होगा, ठीक है। तो अभी अभी हमने बात करी दोनों कोण, पहले बात तो बराबर होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, मैं अगर मैथमेटिकली हिसाब से हम बात करें तो ये है हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये पूरी रेखा है, ये बीच में से ये रेखा हो गई, ये इसको अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा कोण जो मेरा है, ये पूरा कोण कितने का बनेगा, मेरा 90 डिग्री का बनेगा। और ये भी मेरा पूरा कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तब जाके मेरी जो सरल कोण है जिसको अपन बोलते हैं वो 180 डिग्री का बनेगा। ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आई कोण है मेरा, ठीक है, एक बार इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई कोण मान लीजिए कि ये वाला मान लीजिए, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण, ये कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है मेरा। तो ये बचा हुआ कोण कितने डिग्री का हो गया मेरा, 50 का, तभी तो ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब हम ये कह रहा है कि तो परावर्तन नियम अनुसार एल आर, मतलब ये मेरा एल आर होगा, ठीक है। ये कितने डिग्री का होगा, तो अभी अभी हमने बात करी आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। अब आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से इसको सिद्ध करना है। आगे देखिए यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न है जो कि मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो हम इसको देख लेंगे, मैं पीडीएफ फाइल जो दूंगा उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप देख लेना। इसमें पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार का नामांकन चित्र बनाना है, एक तो विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, कथन की स्पष्ट करना है। और यहाँ पे देखिए एडम्स जो है क्या है, मानव शरीर में इसकी स्थिति दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाना है। अगला है गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल से बचाने के कोई उपाय आपको बताना है अथवा में। और वन्य जीव आवासों में लगातार हो रही मानवीय गतिविधियों के कारण वन्य जीव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इन्हें संरक्षित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। आपने पढ़ा था एक रेड डाटा बुक, क्या पढ़ा था, रेड डाटा बुक, ठीक है। तो रेड डाटा बुक में दोस्तों किस चीज़ का संग्रहण किया जाता है, कमेंट करके आप बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो ये विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई है, गाड़ी चलाते समय सावधानी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, देखिए। और तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कि मानव शरीर में एड्रेनल ग्रंथि की स्थिति को दर्शाने वाला नामांकित चित्र आपको बनाना है ये, ठीक है। इसके अलावा आपको उत्सर्जन वाला जो चित्र है वो बनाना है, वृक्ष वाला भी बताना है। और 2-4 चित्र है जो कि आपको याद करने हैं, उनकी अलग से मैं पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सअप या फिर ऐप पे मिल जाएगी, आप कमेंट कर देना। अब देखिए यहाँ पे औद्योगिकरण पहला जो है वनों की कटाई वाला, उसके कुछ कारण हैं जो कि यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। पहला हो जाएगा औद्योगिकरण, उद्योगों के बढ़ाव देने के लिए है वो वनों की कटाई की जा रही है, वो आपको यहाँ पे लिखता है।
शहरीकरण, जैसे अभी अभी हमने बात करी थी वनोन्मूलन में, शहरीकरण मतलब शहरी क्षेत्रों का विस्तार भी वृक्षों की कटाई का एक मुख्य कारण है। नए आवासीय क्षेत्रों, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वन क्षेत्रों को नष्ट किया जा रहा है। अगला है कृषि विस्तार, यानी कि कृषि का विस्तार करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। अधिक फसल उत्पादन की मांग के चलते वनों की कटाई की जा रही है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। और अगला एक और है कि इमारतें निर्माण, नए भवन, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए वृक्षों की कटाई कर रहे हैं और इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। अगला जो प्रश्न था आपका, ये वाला कौन सा, इसी में है जलवायु परिवर्तन का। तो यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन, वृक्षों की कटाई से ये चीज़ें इफेक्ट हो रही है, जो कि हमें इनका ध्यान रखना है। साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक कारण है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास संसाधनों की मांग बढ़ रही है, जो कि वनों की कटाई की ओर बढ़ावा दे रहा है। तो इसके ये इतने टॉप पॉइंट हो गए ये सारे, ये आपको पढ़ना है, ये आपको लिखना है। इससे क्या होगा, 8 नंबर का प्रश्न रहेगा आपका बड़ा वाला, तो 8 के 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला है यहाँ पे गाड़ियों के बारे में, पेट्रोल डीजल की बचत के बारे में। तो देखिए साफ़ सफाई रख रखाव हमें करना होगा, वो किस प्रकार से करना है, उनका आंसर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। उसके बाद देखिए भ्रूण का गर्भारणम, गर्भाशय में रोपण को नामांकित चित्र की सहायता से आपको समझाना है। घर्षण को कम करने के 2 उदाहरण देना है। और यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है कि दिए गए चित्र में 2 दर्पण परस्पर लंबवत है। आपतित किरण एक 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। दर्पण बीच से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण एवं परावर्तन कोण का मान आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये आपका बता दिया गया है 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब इसे आपतित होकर वापस जारी है, तो आपको वो कोण भी बताना होगा। तो ये न्यूमेरिकल है, ये मैंने यहाँ पे स्किप किए हैं। देखिए मेंढक के जीवन चक्र को नामांकित चित्र के द्वारा बताना होगा। नेत्रों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। घर्षण किस प्रकार हमारा मित्र है, अभी अभी मैंने पिछले जो क्वेश्चन में बात करी थी वही आपको यहाँ पे लिख देना है, उदाहरण वगैरह। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कक्षा 8वीं का पेपर हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ये निबंधात्मक में 1-2 प्रश्न रह गए बाय द वे। ठीक है, इनको भी मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो साथियों ये इस प्रकार का पेपर आपका रहेगा, इनको अच्छे से याद कर लेना। बाकी जितने भी मॉडल पेपर है वो हल आपको हल करा दिए जाएंगे। आपको जो पेपर बताए जा रहे हैं 4-4, 5-5 पेपर बताऊंगा मैं आपको, और 100% गारंटी के साथ कहूँगा कि उन्हीं में से आपका 100% पेपर आएगा, बस आप उनको पढ़ लेना है। बाकी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी है, उनको भी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।